श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। एक काक चेष्टा, वो कहानी सुनी है ना कि एक कौवा था, बहुत प्यासा था, तो उसको एक घड़े में थोड़ा सा पानी मिला लेकिन उसकी चोंच पहुंच नहीं सकती थी वहां तक, तो ला करके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डालता गया तो पत्थर के टुकड़ों के कारण पानी ऊपर आ गया, तो फिर उसने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। ये काक चेष्टा, मतलब कोशिश कीजिए। बकुल ध्यानम, कंसंट्रेट कीजिए। श्वान निद्रा, जो नींद हो वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए, फट से जगे और फट से दौड़ गए। और अल्पहारी, बहुत थोड़ा खाने वाला होना चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नोहारी कह लेते हैं यहाँ। और गृह त्यागी, घर छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। जो घर से चिपके रहेंगे, एक स्थान से चिपके रहेंगे, वो कभी भी सही मायने में आगे नहीं बढ़ सकते। और कम से कम अब ऑनलाइन कोर्स ने तो आपके गृह त्यागी को भी खत्म कर दिया है। आप घर में बैठे बैठे भी अपनी कोचिंग ले सकते हैं। आप देखिए, कृष्ण गोकुल में पैदा हुए, फिर वृंदावन आ गए, फिर उज्जैन में पढ़े, उज्जैन में पढ़ने के बाद फिर मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, इसके बाद उपदेश कहाँ हरियाणा में आकर के, कहाँ द्वारका और कहाँ हरियाणा, कितने स्थान बदले उन्होंने। क्योंकि अगर आप स्थान नहीं बदलते हैं तो आप जड़ हो जाते हैं, आपके अंदर एक इनर्शिया आ जाती है। और याद रखिए कि जो शरीर की जो इनर्शिया है वो माइंड की इनर्शिया से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो फिजिकली एक्टिव नहीं होगा वो माइंड से भी एक्टिव नहीं हो सकता, और जो माइंड से एक्टिव होगा वो फिजिकली तो एक्टिव होगा ही होगा। वो चैन से बैठ ही नहीं सकता, वो हमेशा मतलब कुर्सी में भी बैठा हुआ है तो पैतरे बदलता रहेगा, उसको चैन नहीं आएगा, भले वो अपना पीठ खुजलाए, चुपचाप नहीं बैठ सकता वो। तो आपको एक्टिव बनना है। आपके सामने देखिए साफ तौर पर 2 अलग अलग चॉइस है। अभी जिंदगी को मजे से काट लीजिए, उसकी कीमत बाद में चुकाते रहिए। अभी जिंदगी सरल है, आगे की जिंदगी कठिन हो जाएगी। इसका बिल्कुल उल्टा भी है। अभी आप मेहनत कर लीजिए, अभी आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कठिन बना लीजिए, आगे की पूरी ज़िंदगी आपके लिए सरल हो जाएगी। क्योंकि जो आईएएस की तैयारी है ना, वो नौकरी नहीं है, याद रखिए। ये बहुत बड़ी पावर भी नहीं है, ये एक सोशल रिकॉग्निशन है, एक सोशल रेस्पेक्ट है। आज तक हम लोग उसका खाते हैं, केवल पेंशन ही नहीं खाते हैं। मतलब आज भी, जब अभी कुछ दिनों की बात है, ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे तो मेरी गाड़ी को रोक लिया, ड्राइवर चला रहा था, एक मैडम आई, पुलिस मैडम, तो मैंने बताया कि मैं इस बैच का हूँ, तो उसने सैल्यूट मारा, बोले कि चले जाइए। ये है, उसने कोई आईडी नहीं पूछा, कुछ नहीं, मेरे चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस नौकरी का जो ग्लैमर है ना, वो अपने आप में उसको आप जीते हैं, नौकरी नहीं करते हैं। आईएएस की नौकरी को आप जीते हैं, यू स्टार्ट लिविंग दैट, आप उसको अनुभव करते हैं। दूसरी नौकरी को आप उतना फील नहीं करेंगे जितना आप सिविल सर्विस को फील करेंगे। इनका पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, पूरे देश में नहीं, विदेश तक में नेटवर्क है। तो इसको आप सिर्फ नौकरी के रूप में मत देखें। आपके सामने भी अगर कोई आईएएस अफसर आ जाता है तो आप कैसा फील करते हैं बताइए? लगता है ना कि कुछ अजूबा टाइप, हालांकि उसके होते भी वही 2 हाथ पैर ही हैं, लेकिन लगता है कि समथिंग इज डिफरेंट, यार कुछ तो अलग है। आप भी हो सकते हैं, अब चॉइस आपकी है। आप अपनी लाइफ को अभी जैसा भी जीना चाहते हैं जी करके आगे की लाइफ को वैसा कर ले, या अभी 2-3-4 साल कुर्बान करके अपनी जिंदगी के आगे के 50 साल अपने कब्जे में ले ले। चॉइस इज योर्स। लेकिन आपको अपने अंदर एक ताकत पैदा करनी पड़ेगी, एक आग पैदा करनी पड़ेगी, जिसे मैंने कहा बर्निंग डिजायर। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी पावर है इसकी प्रिपरेशन की। आपकी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, अखबार कभी भी नहीं छूटने चाहिए। आपको मालूम है कि मैं जब 15-15 दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ, इनसे पूछिए कि मेरे सारे अखबार इकट्ठे होते रहते हैं, और एक दिन में मैं 9 अखबार पढ़ता हूँ। 9 अखबार। डेली ऑडियो लेक्चर आप सुनते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। वो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि मैं कोई लिखा हुआ पढ़ करके सुना रहा हूँ, कुछ नहीं, केवल अखबार ध्यान से पढ़ता हूँ। 1 घंटा 1.25 घंटा मेरे अखबार पढ़ने में लगता है, रोजाना 9। और अभी मैं यहाँ आया हूँ 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के 30 अखबार वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
है ना, मेरा इंतजार और कोई नहीं करता है, मेरे अखबार करते हैं और जाकर के फिर मुझे उनके साथ जूझना होगा। तो कंटिन्यूटी बहुत बड़ी पावर होती है और जो डिसिप्लिन है वो बहुत बड़ी एनर्जी होती है। डिसिप्लिन इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो हमारी सारे बिखराव, जितने भी हमारे बिखराव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप सूरज की किरण को कैसे आप एक उस पे लेंस पे ले आइए, उसके नीचे कागज रख दीजिए, कागज जल जाएगा। और वैसे कागज बिखेर दीजिए आंगन में, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, कागज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, बहने दीजिए, चैनलाइज कर दीजिए, नहर बन जाएगी, नहर से खेती हो जाएगी और उस पानी से कुछ नहीं होगा। आपने किया क्या कि बहते हुए पानी को डिसिप्लिन कर दिया, चैनलाइज कर दिया। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए और यदि आपने कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली तो आप मान करके चलिए कि आपने आधी जंग आईएएस एग्जामिनेशन की जीत ली है। ये करेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, राइट। सूचना एक और मैं दे दूं आप लोगों को कि हम लोगों की, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि AFE IAS के नाम से ऐप है ना। उस ऐप में आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे, नो चार्जेस। आपको डेली 5-6 मिनट का मेरा लाइफ मैनेजमेंट सुनने को मिलेगा, जो एसे लिखने में कमाल का काम करेगा और आपकी पर्सनालिटी को शेप देगा, आपके मेंटल एनर्जी को बनाए रखेगा। लाइफ मैनेजमेंट 11-12 मिनट का डेली ऑडियो लेक्चर सुनने को मिलेगा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, और जो थोड़े से भी अनुभवी हैं वो जानते हैं कि कितने क्वेश्चन सिर्फ उसी से पूछे जाते हैं, प्री में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू के तो सारे के सारे क्वेश्चंस उसी के होते हैं। वो आपको फ्री मिलेगा। जो मैंने अभी 9-10 अखबारों की बात की, उस अखबारों में जो पढ़ने लायक छांट करके जो एडिटोरियल कमेंट और एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं वे उसमें डलते हैं, जो आपको फ्री मिलेंगे। आप अपने यहाँ 10 अखबार मंगा नहीं सकते, और मंगा भी लेंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें से क्या क्या पढ़ें। मैं तो 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। उसका कलेक्शन आपको मिलेगा, सेलेक्टेड आर्टिकल्स का कलेक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश के जो बहुत अच्छे एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उसका ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, ट्रांसलेटेड पार्ट मिलेगा उसमें, और भी बहुत सारा जो फ्री कंटेंट है उसमें अवेलेबल रहता है। आपको केवल 1-2 काम करने हैं, एक वो ऐप डाउनलोड करना है और दूसरा उसको रोज ओपन करना है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन दोनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मेरा सिलेक्शन तो हिंदी मीडियम में 1983 में हुआ था। आपको मालूम है कि 79 से ये मीडियम अलाउ किया गया, 1979 से, कि किसी भी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरा 1983 में सिलेक्शन हुआ, 4 साल हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। मैं इंटरव्यू देने पहुंच गया, बुलाया था तो मैं चला गया, आमंत्रित अतिथि था मैं तो जब मैं बोर्ड में गया, बैठ गया, कांप रहे थे हाथ पर। गांव का लड़का जाएगा तो कैसे, सोचिए कि क्या हालत में होगा। नए जूते उते खरीदे थे, कपड़े उपड़े भी थोड़े से नए सिलवा लिए थे, जैसे कि कोई दूल्हा सब किसी के बारात में जा रहे हो। बेवकूफ़ियाँ थी उस समय, हम लोग को बताने वाला कोई नहीं होता था, है ना। बारात के लिए लोग करते हैं ना कि अपना नए नए कपड़े सिलवा लो, तो वही हालत मेरी भी थी। जाके मैं बैठा तो उन्होंने शुरुआत में मुझसे क्या प्रश्न किया मालूम है? पलटा उना बायोडाटा, यस यस डॉक्टर अग्रवाल यू आर सो, अंग्रेजी में ही सब बोल रहे थे। अंग्रेजी का ज़माना था, अब तो नहीं ज़माना रहा अंग्रेजी का उतना। वो अच्छा नो यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट डॉक्टर अग्रवाल कैन वी आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम। खुद कह रहे हैं कि तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, और मुझसे क्या कह रहे हैं कि कैन वी आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश। अरे भैया, मैं अगर इंग्लिश में आपके प्रश्न समझ सकता तो मैं जवाब भी दे देता। मेरी हालत क्या हुई होगी आप सोच करके देखिए। थोड़ा मेरे ऊपर दया खा लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि अगर मैं कह देता हूँ नो, तो ये सोचेंगे कि ये कितना एरोगेंट है, इसको तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि वो फिर मुझसे कहते कि बट डॉक्टर अग्रवाल यू हैव क्वालिफाइड जनरल इंग्लिश पेपर,
जनरल इंग्लिश पेपर तो मैंने क्वालिफाई किया था रट्टा मार मार करके। तो तुम इतना भी नहीं समझ सकते, क्वेश्चन नहीं समझ सकते, तो हाउ यू क्वालिफाइड दैट? फंस जाता मैं तो। मैं कहा आगे का जो होगा देखा जाएगा, अभी तो संभालो। तो मैंने कहा कि सर आप अंग्रेजी में पूछ लीजिए, लेकिन मैं हिंदी में देना चाहूंगा उत्तर। बोले हाँ हाँ यू कैन आंसर इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, नो, जैसे कि कोई बड़ा मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब मेरी सारी एनर्जी केवल इसमें लगे कि भैया इनका क्वेश्चन समझ में आ जाए। उस जमाने में अगर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन हो गया, आज क्यों नहीं हो सकता है? जो भी इसके बारे में आप अफवाहें सुनते हैं वो बिल्कुल गलत होती है। हमको करना ये चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों के बारे में समझें। हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? निशांत जैन 12th रैंक मिली, कैसे मिल गई? अगर क्या उनको जानबूझ करके दे दिया गया? अगर एक का जो घटना एक बार घट सकती है, याद रखिए ये विज्ञान का नियम है, जो घटना एक बार घट सकती है वो दोबारा भी घट सकती है, और जो दोबारा घट सकती है वो कई कई बार भी घट सकती है। या तो घटना घटेगी ही नहीं, एक बार भी नहीं घटेगी। और मैंने 4-5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मुझे बहुत सारे मार्कशीट मिल गए थे, तो देखो कि मैं हिंदी मीडियम वालों ने किस किस में अधिक नंबर पाए हैं, और अगर मैं सभी अधिक नंबरों को मिलाकर के एक मार्कशीट बना देता तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट फर्स्ट रैंकर हो जाता। तो अलग अलग पेपर में तो मार्क्स मिल रहे हैं। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि वो मार्क्स एक ही लड़का सिलेक्ट नहीं, एक ही जो स्टूडेंट है, एक ही एस्पिरेंट स्कोर नहीं कर पा रहा है। बस प्रॉब्लम ये है, मार्क्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे हिंदी मीडियम वालों में कमजोरी है, लैंग्वेज पर उनकी कमांड नहीं होती, राइट? आप देखिए कि जितने ज्यादा तमाशे हिंदी मीडियम की कोचिंग में हो रहे हैं, आप देखिएगा, क्या उसी तरह के तमाशे इंग्लिश मीडियम में भी हो रहे हैं? बताइए। तो भटक भी नहीं रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भटक जाते हैं। नो डाउट कि उनकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उतनी अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तो बताया, मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट रहा, एजुकेशन अच्छी हो या खराब हो उससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था। तो आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि चूंकि आप हिंदी मीडियम के हैं तो यूपीएससी आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करता है। ये बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये बात भरी रहेगी तब तक आप अपनी कैपेसिटी का बिल्कुल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, राइट? कैपेसिटी के इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा जो फार्मूला होता है वो आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इसको आप उपयोग में लाइएगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां तक छलांग लगा सकता हूं, ठीक है, मैं यहां तक छलांग लगा सकता हूं, तो जैसे मैं यहां तक छलांग लगाता हूं मैं रिटर्न हो जाता हूं। इसका मतलब है कि ये मेरी कैपेसिटी का पॉइंट है। अब आपको जब भी आप यहां पहुंचे बस नो रिटर्न होना है, मुझे रिटर्न नहीं होना है, मुझे इसके ऊपर ही जाना है, भले ही मैं 1 मिलीमीटर ऊपर जाऊं, लेकिन मुझे ऊपर जाना है, लौटना नहीं है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं आईएएस की तैयारी की तो नो डाउट कि वो हार्ड तो होती है। मान लीजिए आप 2 घंटे में उबने लगे, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आप पहुंच गए हैं। नहीं, आज मैं 2 घंटे और 5 मिनट तक पढ़ूंगा और उसी उत्साह के साथ पढ़ूंगा जितने उत्साह के साथ मैं पहले पढ़ रहा था। वो जो आपका नो रिटर्न वाला पॉइंट है, हमेशा उस पर काम कीजिए। धीरे 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक स्पोर्ट्स को किस तरीके से उसका कोच तैयार करता है आप देखते हैं ना, उसके लंग्स को बढ़ाना है तो पहले इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, फिर और ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, फिर और ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की थ्योरी पर वो काम करते हैं, और प्लीज़ आप भी इस पर काम कीजिए। अपनी लैंग्वेज पर काम कीजिए, स्पीड पर काम कीजिए। आपके लिखने की जो स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। एक दिन में आपको 2-2 पेपर देने हैं और एक पेपर में आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं, उस पर आप काम कीजिए।
जब भी आप पढ़ाई करें उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए भी, थोड़ी देर सोचने में लगाइए, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो आईएएस है वो एक ब्रेन की तलाश कर रहा है, एक ऐसे ब्रेन की तलाश कर रहा है जिसे प्रशासक बनाया जा सके। तो ऐसा ब्रेन तो हो, तो आपका लॉजिकल ब्रेन होना चाहिए, जो चीजों के बारे में विश्लेषण कर सकता है, जो अपनी तरफ से सोच करके निष्कर्ष निकाल सकता है, बता सकता है, उपाय सुझा सकता है। इन पर थोड़ा सा काम कीजिए। मीडियम को अपनी सीमा मत बनने दीजिए, मीडियम के सामने सरेंडर मत कीजिए। भाषा बाधक नहीं है, बाधक अगर कोई है मान करके चलिए तो वो हम खुद हैं। जिस दिन आप इसको रियलाइज कर लेंगे, आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को हमेशा ऊपर उठाते चले जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, अब आप देखिए कि हिंदी मीडियम वाले पीछे क्यों रह जाते हैं। आंकड़ों के आधार पर हम उन्हें अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो हिंदी में लिखने वाले जो स्टूडेंट थे, मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्री में तो मीडियम का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी मीडियम लीजिए आप, तो 491 थे ऐसे लिखने वाले, और इंग्लिश में लिखने वाले कितने थे? 12,180। तो जो सिलेक्शन का जो रेशियो आएगा, क्या इसके आधार पर नहीं आएगा? अगर मान लीजिए कि हम 10% निकालते हैं तो 50 यहां से सिलेक्ट हो गए, और 10% निकालते हैं तो 1200 यहां से सिलेक्ट हो गए। तो क्या हिंदी मीडियम वाले कम सिलेक्ट हुए? लॉजिकली, मैथमेटिकली बताइए, सिलेक्शन का परसेंटेज बराबर है ना। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में सिलेक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम लें। कोई इसलिए फेलियर नहीं हो रहा है क्योंकि उसने हिंदी मीडियम लिया है। हिंदी मीडियम के लोग कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम एपियर हो रहे हैं, राइट। इसके बाद देखिए कि ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में लेने वाले 57 हुए, और अंग्रेजी में 1187। कोई कंपैरिजन है? ये हिस्ट्री लेने वाले 102, इंग्लिश में 514। चलिए यहां काफी ठीक है। फिलॉसफी 23, 354, पॉलिटिकल साइंस 33, 2284। सोच करके देखिए, 33 पॉलिटिकल साइंस, और यहां 2200। सोशियोलॉजी 19, और ये 1700, 19 और 1700। अगर सोशियोलॉजी में 10% सिलेक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? 17 में 1 निकल जाएगा, और वहां 10% होगा तो 170 निकल जाएंगे। तो आपको 170 दिखाई देगा या 1 दिखाई देगा? तो हल्ला किनका मचेगा? इंग्लिश वालों का मचेगा ना। और मराठी और दूसरे लैंग्वेज में तो नाम मात्र के, 1-1, 2-2 किसी में तो है भी नहीं। साउथ की लैंग्वेज वगैरह के बारे में तो उनकी चर्चा करना बेकार है। अब आप फैकल्टी वाइज देखिए, कुछ चीजें देख लीजिए। मैं आपके दिमाग में जो कुछ एप्रीहेंशंस होंगे उनको केवल यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अपना पूरा फोकस अपने पर विश्वास रख करके और अपनी तैयारी में लगा सकें। ह्यूमैनिटीज जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री को में सेलेक्ट होने वाले ये दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होता है वो बैचलर डिग्री वालों का होता है, जो बीए किए हुए होते हैं। और ये एनुअल रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। बैचलर डिग्री के तहत ह्यूमैनिटीज लेने वाले जो टोटल थे 1402 जिनका इंटरव्यू हुआ, जो ग्रेजुएट थे, और इनमें से 585 का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन का जो परसेंटेज रहा 41.7%। मतलब इसमें से इतने सिलेक्ट हुए, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपके डिग्री वाले भी आएंगे, पोस्ट डिग्री वाले भी आएंगे, सभी आएंगे ना। इसमें जो आर्ट्स के लोग थे, आप देखिए 1402 में आर्ट्स वाले 184 थे, जिसमें से 88 सेलेक्ट हुए। आर्ट्स वालों का परसेंटेज कितना रहा? और जिसको हम कहते हैं कि इंजीनियर बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं, ये इंजीनियरिंग है, इसका परसेंटेज कितना है? ये बैकग्राउंड है ये, तो इंजीनियर कम सेलेक्ट हो रहे हैं परसेंटेज वाइज। लेकिन चूंकि यहां देखिए,
इंटरव्यू में इंजीनियर वाले बहुत पहुंच रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले, तो इसीलिए टोटल नंबर इनका ज्यादा हो जा रहा है, परसेंटेज हाई नहीं है। मैथमेटिक्स की दृष्टि से परसेंटेज इंपॉर्टेंट है या टोटल नंबर इंपॉर्टेंट है? परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटी में आप संख्या बढ़ा दीजिए, ये संख्या बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ये देखिए साइंस वालों का परसेंटेज बहुत कम है, 29। मेडिकल साइंस वालों का परसेंटेज 40, इनका 42, इनका 47, लगभग बराबर है, लेकिन टॉप पर जो है वो ह्यूमैनिटी वाले हैं। इसके बाद हायर डिग्री देखिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ह्यूमैनिटी वाले यहां भी 41% पे टॉप पर हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। इंजीनियरिंग वालों का यहां आकर के बहुत पुअर स्कोर हो गया 33, वहां देखिए कितना था 42। यानी कि जो एमटेक वगैरह किए रहते हैं वो आईएएस में ज्यादा सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनकी तुलना में जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है। राइट? आप किस बैकग्राउंड के हैं, आप उस हिसाब से अपने बारे में विचार कर लीजिए। किस किस सब्जेक्ट को लोग ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। राइट? ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, एक लिस्ट की जो टॉपर्स थे, लगभग काफी अलग अलग सब्जेक्ट के थे और सब फर्स्ट रैंक पर आए। तो उससे ये सिद्ध होता है कि कोई सब्जेक्ट आपको टॉप नहीं करा सकता, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास कर सके तो। इसलिए मैं जितनी भी बातें आप सबके सामने रख रहा हूं, मेरी कोशिश है कि मैं प्रामाणिक तौर पर आपके सामने रखूं। यहां देखिए, पॉलिटिकल साइंस लेने वाले इतने हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये वो सब्जेक्ट हैं जो पॉपुलर हैं, है ना, जिसको लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। आप देख लीजिए कि इतने इतने स्टूडेंट ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, यानी कि हर विषय को स्टूडेंट ले रहे हैं और उसमें सेलेक्ट हो भी रहे हैं। या तो आप अपना सब्जेक्ट लीजिए, और अगर आप अपना सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए मैं मना करूंगा। आप जोश में आकर के इकोनॉमिक्स मत लीजिए, संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स लेने से बचिए, हालांकि फर्स्ट रैंकर भी मैथ्स से है, इकोनॉमिक्स से भी फर्स्ट रैंकर है ना, और फिजिक्स लेने से बचिए। ये जो 3 सब्जेक्ट, अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो, है ना, अगर आपने एमएससी किया हुआ है या बीएससी भी किया है लेकिन फिजिक्स आपको अच्छा लगता है तब आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो इनसे बचने की थोड़ी कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि इससे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, आइए अब अटेम्प्ट का देख लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखें कि डिफरेंट अटेम्प्ट में कितने % लोग सेलेक्ट होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वालों का परसेंटेज बहुत पुअर है, नियर अबाउट 7%। और सच बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी 100 में 7 लोग। ये 7 लोग कौन हैं? ये 7 लोग वे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। बैकग्राउंड अच्छी है मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे के मामले में, मतलब वो पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ आईएएस अफसर के बेटे हैं या कुछ पढ़े लिखे लोगों के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो बचपन से ही आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे टीना डाबी को आप देखिए, मतलब सबसे इतने कम उम्र में वो आईएएस बनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी फर्स्ट रैंक। लेकिन आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भोपाल की है वो, 10th तक भोपाल में पढ़ी, और उनके फादर मदर दोनों क्लास 1 ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थे, कि टीना डाबी को आईएएस बनाना है। उस समय सोचा, और दोनों ने ट्रांसफर लेकर के दिल्ली चले गए और वहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। लेडीज क्या कहते हैं वो, मिरांडा हाउस में, लेडीज राम कॉलेज में पढ़ी। शुरू से डिसाइड हो गया कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस बीए में लेना है, पॉलिटिकल साइंस एमए में लेना है, और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। उस पर वो ज़्यादा मेहनत करने लगी। शुरू से जो अप्रोच है वो आईएएस की अप्रोच है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे और हो गया। तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट मानेंगे या कौन सा अटेम्प्ट मानेंगे? अटेम्प्ट तो फर्स्ट है व्यावहारिक तौर पर, लेकिन तैयारी का जो सिलसिला है वो कब से चल रहा है। कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है नहीं,
यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब स्टूडेंट तो ब्राइट होते ही हैं, क्योंकि एक परसेंटेज के बाद वहाँ एडमिशन ही मिलता है आपको, तो क्रीम वहाँ चले जाते हैं। और फिर वहाँ का जो पूरा का पूरा माहौल है वो आईएएस वगैरह का माहौल है। जैसे अभी कल मेरे पास मेल आया है कि किरोड़ीमल कॉलेज में जो आईएएस के स्टूडेंट की जो सोसाइटी है उन्होंने इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ लेक्चर देने आइए। भोपाल में कोई नहीं बुलाता, इंदौर में कोई नहीं बुलाता, यहाँ भी तो तैयारी कर, यहाँ भी तो कॉलेज है। तो वो लोग कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाते हैं जहाँ से पता लग गया। तो वो स्टूडेंट जो ग्रो करेंगे, उनकी प्रिपरेशन जैसी होगी तो वहाँ संभावना रहेगी ना फर्स्ट अटेम्प्ट की। तो आप अपने लिए मत चुन लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे ये उपाय बताइए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट रैंकर आ जाऊं। मैं कहा भैया मैं खुद नहीं आ सका, तुमको क्या उपाय बताऊं। ये सब फालतू की बातें हैं, यानी इन सब फालतू की जोशीली बातों से ना वो अपनी प्रेमिका के सामने इस तरह का खूब मार लीजिए, क्योंकि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं आपस में बात करते हैं तो मूर्खता भरी बातों के सिवा कोई बात ही नहीं होती, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। तो बेवकूफ़ी की बातों में ये भी एक बेवकूफ़ी की बात शामिल हो जाएगी तो क्या हर्ज है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। अदरवाइज लॉजिकली फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मुश्किल है और ये डेटा बता रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद स्थिति ठीक होनी शुरू होती है और सबसे ज़्यादा थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में देखिए सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इसके बाद भी 35% बच जाते हैं। आप देखिए तो उसमें फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट में लोग सेलेक्ट होते चले जाते हैं। ये ओवरऑल है, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यू जितने भी हैं इस सबको मिला करके ये दिया हुआ है। तो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए उस प्लानिंग के तहत फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। प्लानिंग के तहत फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस भी कब मिलेगा, जब तैयारी होगी तब। लोग बिना तैयारी के कहते हैं अनुभव के लिए बैठ रहे, एक्सपीरियंस लेने के लिए। तैयारी तो नहीं हुई थी सर, लेकिन सोचे कि बैठ ही जाते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा। अरे तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है तो एक्सपीरियंस किसका होगा भाई। आप अपनी तैयारी के रिजल्ट को अपने प्रिपरेशन से ही कंपेयर करेंगे ना, तब आप कहाँ कमी रह गई और क्या करना है, तभी तो आपको एक्सपीरियंस का तो यही मतलब है ना। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका एक्सपीरियंस का होना चाहिए। सेकेंड के बाद आप सीरियस हो जाइए और थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट तक आप बिल्कुल कोमा में आ जाइए, आईसीयू में पहुंच जाइए कि या तो अब बच के अच्छी तरीके से निकलेंगे नहीं तो मर जाएंगे, यानी कि सिविल सर्विस को छोड़ देंगे, कुछ और करने लगिए। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात है, इस बीच में आप दूसरे एग्जाम भी देते रहिए, जो भी मिलता है उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक बार अगर आपने 1-1.5 साल बहुत बेसिक प्रिपरेशन कर ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फिर आपको रिवीजन ही तो करना है। आप नौकरी करते हुए रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आप फिफ्थ दीजिए, सिक्स्थ दीजिए, सेवंथ दीजिए, कुछ आपके अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए अपनी पारी का इंतजार कर रहा था, वहाँ हॉल में बैठा देते हैं, पारी का इंतजार करते रहते हैं, तो पता है मैं क्या सोच रहा था, मैं सीता मैया को याद कर रहा था। सीता मैया ने कहा था ना कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मुक्ति मिल जाएगी। धरती फट गई, सीता मैया समा गई। उस समय मैं इतने तनाव में था कि मुझे भी लग रहा था कि हे धरती मैया तू फट जा, यानी इंटरव्यू ना देना पड़े। इतना हाई लेवल का टेंशन होता है। सभी तो ऐसे ही बैठे रहते मुंह लटका लटका करके, और मजेदार बात है कि सब एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं, इसका कहीं ना हो जाए, क्योंकि इसका हो जाएगा तो मेरा नहीं होगा। सामान्यतः कंपटीशन में तो यही होता है ना। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा यार इंटरव्यू में देने जा रहा हूं, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूं, तो इस इंटरव्यू में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं कि मुझे लेक्चररशिप से निकाल देंगे, वो नौकरी तो मेरे पास है ना, तो ऐसी क्या बात हो जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा कि भूखे मरूंगा। एक नौकरी मेरे पास है, जो होगा देखा जाएगा। बस यहां से जो आप यूं कह लीजिए कि जो मेंटल जो स्ट्रेंथ मिली, उससे इंटरव्यू अच्छा हो गया। तो जो नौकरी है वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देती है, कॉन्फिडेंस देती है, तैयारी करने की भी, जिंदगी जीने के लिए भी, और इंटरव्यू को फेस करने के लिए भी। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है।
थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट आपका फाइनल अटेम्प्ट टारगेट के तहत होना चाहिए। ठीक है। अब लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर तो मैंने सुनाई नहीं। अच्छा चलिए, अच्छे खबर का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे को बड़ा खराब लगा कि लड़के ताली नहीं बजा रहे हैं लड़कियों के लिए। अरे भैया, जब आप अपने लिए प्रेमिका ढूंढते हैं तो ये लड़कियां ही होती हैं। अच्छी खबर ये है कि लड़कों की तुलना में जो लड़कियां हैं उनके सक्सेस का जो रेट है वो डबल है। ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए कि एक साल लेटेस्ट जो ईयर है कि 1330 फीमेल 1330 फीमेल कैंडिडेट अपीयर्ड इन मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा में बैठे और उसमें से 201 का सिलेक्शन हो गया। परसेंटेज रहा 15। ठीक है। और हमारे भविष्य के जो पतिदेव हैं 7600 लोग बैठे। हाँ, देव है ना वो। 7600 लोग बैठे, उसमें से 547 रिकमेंड हुए और इनका परसेंटेज रहा 7.2। अब ताली बजाने का समय आया है। जब मेरी पत्नी से बात हुई कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने 2 रीजन दिए। अब वो भी महिला ही है। तो उन्होंने कहा पहला तो ये कि लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं। मैं कहा हाँ, ये तो अब मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पत्नी कह रही है और पत्नी लड़की है, तो समझदार तो होती है। क्योंकि मेरे से अगर शादी की तो समझदारी तो दिखाई उन्होंने नहीं। हाँ। वो अपना भला जानती है, क्योंकि इनके पास जब आते हैं ना फोन आते हैं, लड़के कहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैं जब सुन लेता हूं तो मैं कहूँ कि जश्न मनाओ, ब्रेकअप हो गया। तो नहीं बोलती हैं ब्रेकअप हो गया, याद आती रहती, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये है वो है, वो छोड़ करके चली गई। तो मेरी पत्नी कहती है बहुत समझदार थी, वो छोड़ के चली गई। तुम कर क्या रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। वो कहो समझदार थी तो छोड़ के नहीं जाएगी तुमको, जब कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सच बात यह है कि लड़कियां समझदार तो होती है, वो अपने भले बुरे को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, और जो ज्यादा ही ज्यादा समझ लेती है वो फिर गड़बड़ कर जाती है। नहीं तो वो समझती है। दूसरा, उनको उनके दिमाग में ये बात रहती है कि उनके पास समय उतना नहीं है ना। जिस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, तो मैरिज का प्रेशर तो उन पर रहता है। घर वाले भी कहते हैं भैया 2-3-4 साल है, देख लो बस। तो वो जो दबाव होता, आप दबाव की एनर्जी देखिए। दबाव बुरे नहीं होते, दबाव बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छी बात होती है, अच्छा गुण होता है। प्रेशर मीन्स एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जनरेट करती है दबाव। आप कल्पना करके देखिए कि आप सोए हुए हैं और आपके फादर का हार्ट अटैक हो गया, तो आप ऑटो ढूंढेंगे, किसी तरह से सोचेंगे मैं उठाऊं, लादूं और अस्पताल पहुंच जाऊं, और आप कर भी लेंगे ऐसा, क्योंकि दबाव है, एक तनाव है सामने, उस तनाव ने आपके अंदर ताकत पैदा कर दी है। तो लड़कियों के अंदर चूंकि वो समय का तनाव होता है, वो दबाव होता है, तो उस दबाव को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि भैया बस 2-3-4 साल है, जो करना है कर लो, लग जाते हैं और 15% में आ जाते हैं। लड़के तो अपना छुट्टे हैं, हो जाएगा, नहीं होगा तो भी क्या है, बाप की बहुत संपत्ति पड़ी है, खेत है, घर तो है ही है। लड़की के पास तो घर नहीं है, उसको तो किसी दूसरे के घर जाना है ना। दबाव को बुरा मत समझिए, दबाव को एनर्जी में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि जो आपकी एनर्जी है अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंचती ही तब है जब आपके सामने दबाव होता है। क्रिकेट मैच में आप इसको देखिएगा, बड़े आराम से आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कोई टीम सोचती है कि अब तो हम जीत ही जाएंगे, वैसे ही वो हार जाती है, क्योंकि उसके ऊपर से दबाव कब होंगे। अभी फाइनल मैच जो हुआ था वर्ल्ड कप, कैसी तरह के साथ था ना, नहीं तो भारत के लिए जीतना आसान नहीं रह गया था। किसने वेस्ट इंडीज को हराया था? उसने साउथ अफ्रीका को। साफ लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, उसको लगा कि अरे यार अब तो इतने ही विकेट है, इतना रन कहाँ ये लोग बना पाएंगे, विकेट भी नहीं है, इतना रन बनाना है, बॉल भी नहीं है, हम तो जीत गए, और हार गए। पॉजिटिव तरीके से लीजिए,
ये सब बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। रोइए मत कि हाय बड़ा टेंशन हो रहा है, बड़ा लोनलीनेस फील हो रहा है, घर की याद आ रही है। भैया घर की याद आ रही तो छोड़ छाड़ करके चले जाओ, घर में रहो, क्या दिक्कत है? यूपीएससी पकड़ करके थोड़ी ला रही है कि नहीं चलो हमारे बिना तुम्हारे बिना हम सूने हैं, हमारा आंगन सूना है। ऐसा नहीं होता। चीज़ों को बहुत ही निर्मम तरीके से देखिए, बहुत ही तटस्थ होकर के देखिए और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देखिए, तब आप खुद को सिविल सर्विस के लायक बना पाएंगे। पहले बनाइए अपने आप को मानसिक स्तर पर। जब आपकी मानसिक तैयारी हो जाए तब आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में आइएगा। इसीलिए मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर को 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक लाइफ मैनेजमेंट का होता है और दूसरा न्यूज़ का होता है, करंट अफेयर्स का होता है। लाइफ मैनेजमेंट का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि आप जीवन के विज्ञान को समझिए और जीवन के विज्ञान को समझ करके अपने ऊपर लागू कीजिए, और अगर आप इसे लागू कर लेंगे तो जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा और आईएएस भी आपके जीवन का एक हिस्सा है, वो भी आसान हो जाएगा।